नमस्कार। सब इंस्पेक्टर भर्ती, थानेदार भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसी के साथ सरकार से भी कुछ सवाल होंगे और बीजेपी सरकार का भी दोहरा चरित्र दिखाऊंगा। पेपर लीक, फर्जीवाड़ा कांग्रेस की सरकार में हुआ, जांच बीजेपी ने की, भाजपा ने जांच करवाई, जेल में डाले, गिरफ्तारियां करी, लेकिन भर्ती रद्द कोर्ट ने करी। भाजपा न तो जश्न मना पा रही, न फैसले का स्वागत कर पा रही। क्या हाल हो गया? पाप किया किसी ने, पाप का घड़ा अपने सर पर फोड़ लिया, पता नहीं। क्या एसआई भर्ती 2025 वैध है जो अभी आयोजित हो रही है 5 और 6 अप्रैल को? क्या यह परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी? सवाल कई आते हैं। कोर्ट की अंतरात्मा हिल गई, जिम्मेदार ही गलत कार्यों में लिप्त है, लेकिन सरकार की अंतरात्मा अभी तक नहीं हिली। खंडपीठ ने एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी 2025 परीक्षा करवा रहा है। क्या वो सही है? इस हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का कई सवालों के साथ विश्लेषण करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन पूरा जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हाईकोर्ट खंडपीठ के द्वारा दिए गए फैसले का पूरा विश्लेषण बताऊंगा। एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी, लेकिन गेंद सरकार के पाले में है। सरकार के पाले में कैसे गेंद है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन कोर्ट ने कई बातें महत्वपूर्ण कही है। हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा का मजाक बना दिया। आरपीएससी के चेयरमैन की भूमिका भी संदिग्ध बताई है। आरपीएससी के अन्य स्टाफ की जांच करने की भी बात कही है। क्या सुप्रीम कोर्ट से यह भर्ती बच पाएगी? आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन और बाकी अन्य सदस्यों की क्या जांच होगी, गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी? ये तमाम विषय और हाईकोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणियां की हैं और आरपीएससी को लेकर के काफी सवाल खड़े किए हैं। ये सवाल आपके सामने है कि एसआई भर्ती 2021 रद्द क्यों करी, हाईकोर्ट ने क्या कारण बताए हैं, वो इसी वीडियो में बताऊंगा। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ को शनिवार को अवकाश के दिन जजमेंट सुनाना पड़ा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट गुड फ्राइडे, एक नेशनल हॉलीडे के दिन खुलती है और उसके बाद 24 घंटे में अपना आदेश बदलती है। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ जब फैसला सुनाता है, तब मीडिया और लिमिटेड लोगों को फायदा और तमाम उस घटनाक्रम का जिक्र करते हुए फैसला सुनाना शुरू करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट से भर्ती बहाल हो सकती है, नौकरी बच सकती है? क्या आरपीएससी में सुधार करने वाली जो सुमोटो पीआईएल थी वो ही खारिज कर दी? एक तरफ हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करी, दूसरी तरफ हाईकोर्ट आरपीएससी में सुधार करने के लिए जो सुमोटो जो पीआईएल थी उसको खारिज कर दी। इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2025 रोकी क्यों नहीं? हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है या नहीं? इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। जो नौकरी छोड़कर आए हैं, काफी लोग ऐसे हैं, सेकंड ग्रेड या अन्य थर्ड ग्रेड टीचर या अन्य कई नौकरियां छोड़कर आकर के सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में सिलेक्ट हुए, नौकरी ली, लेकिन आज वो नौकरी से चले गए, तो क्या वो अपने पहले वाली नौकरी पर जा सकते हैं? इसको लेकर हाईकोर्ट खंडपीठ ने क्या कहा है, इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। हाईकोर्ट ने आरपीएससी के अन्य स्टाफ की जांच करने को कहा है। क्या एसओजी जांच कर पाएगी, गिरफ्तारी कर पाएगी? सबसे महत्वपूर्ण, आरपीएससी में चीफ एग्जाम कंट्रोलर मिस्टर आशीष गुप्ता जी 2021 से जमे हुए हैं, एक ही पद पर, और आरपीएससी में 2021 से जमे हुए हैं। क्या अन्य स्टाफ की जांच के अंदर इनकी जांच होगी? इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। क्या आरपीएससी के सदस्यों के खिलाफ हाईकोर्ट एकलपीठ ने जो टिप्पणियां की थी, क्या वो हटा दी गई? मीडिया के अंदर काफी हवा फैलाई गई, काफी न्यूज चली कि आरपीएससी मेंबर के खिलाफ एकलपीठ के द्वारा की गई टिप्पणियों को, रिमार्क्स को हटा दिया। क्या वास्तव में हटा दिया? जजमेंट में कहां लिखा है वो भी दिखाऊंगा। 2,21,000 छात्रों के साथ फिर से अन्याय हो गया। सुप्रीम कोर्ट पहले दिन न्याय देता है, दूसरे दिन इनके साथ अन्याय कर देता है, 24 घंटे में अपना आदेश बदल देता है। लेकिन हाईकोर्ट जब फैसला देता है तो कहता है कि लिमिटेड लोगों को ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, और शनिवार को फैसला देने का उद्देश्य कहीं ना कहीं इन 2,21,000 के साथ न्याय करने का उद्देश्य था, लेकिन इनके साथ आरपीएससी फिर से अन्याय कर दिया।
ओवर एज वालों को किस वर्ग में रखे जाएंगे, नियमों में संशोधन। परीक्षा तो दिलवा रहे हैं, ये भी एक कानूनी पेचीदगी है, इसको भी मैं समझाऊंगा। एकल पीठ के डायरेक्शन क्या थे? सिंगल बेंच ने जब जजमेंट दिया था, उसने जो डायरेक्शन दिए थे वो विशेष तौर पर डायरेक्शन क्या थे, उसी के इर्द गिर्द पूरा गेम खेल रहा है, और उसी के बेसिस पर 2025 की एग्जाम वैध है या नहीं, रद्द करनी पड़ेगी, इसी पर चर्चा करूंगा। सरकार के पाले में गेंद कैसे, उसी पर चर्चा करूंगा। कोर्ट ने गवर्नर से ऐसे सदस्यों को हटाने को कहा है जो जिस प्रकार से गड़बड़ियां की है। हाईकोर्ट ने आरपीएससी सदस्य, चेयरमैन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बताई है, व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक जिम्मेदारी भी बताई है, जो अपनी याचिका लेकर के आए थे। अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध बता दी है हाईकोर्ट खंडपीठ ने। अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध, क्या गिरफ्तारी होगी, क्या जांच होगी? एसओजी की लेटेस्ट रिपोर्ट जो 19 जनवरी 2026 को एसओजी ने जो दिया वो खेला कर दिया। वो रिपोर्ट क्या है? एक तरफ सरकार, एक तरफ एसओजी, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल चल रही थी। कोर्ट ने एसओजी की दूसरी रिपोर्ट, छंटनी कर सकने वाली रिपोर्ट को थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बता दी। एसओजी ने पहली रिपोर्ट रद्द की जो 13 अगस्त को आई, उसके बाद दूसरी रिपोर्ट में कहा कि हम छंटनी कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने उसको थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बता दी, वो भी मैं दिखाऊंगा। कोर्ट ने कहा कि अनगिनत के पास पहुंचा है, छंटनी नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया को लेकर बहुत गंभीर बात कही है। जिस आदेश को लेकर के वंशिका यादव को लेकर के चयनित थानेदार और सरकार दलीलें दे रही थी, उसी जजमेंट का हवाला देते हुए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, तमाम जगह पर जो पेपर वायरल होता है उसको लेकर के खंडपीठ ने बड़ी एक लैंडमार्क लाइन कही है, उसको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा, दिखाऊंगा। आरपीएससी ने एसओजी को वीडियोग्राफी नहीं दी, यह हाईकोर्ट के जजमेंट में। और आरपीएससी तमाम जब से एग्जाम करवाता है तब से वीडियोग्राफी करवाता है, बोलता है हम कोई फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। जब पेपर लीक होता है, फर्जीवाड़ा सामने आता है, तब वीडियोग्राफी नहीं देते। कैबिनेट रिपोर्ट थी, कोर्ट ने क्या कहा है उसको लेकर के। जो कैलाश चंद शर्मा की जो याचिका थी एकल पीठ में, उसने तथ्य छुपाए थे, लिबर्टी थी नहीं, पहले याचिका विड्रॉ कर ली, उसको लेकर हाईकोर्ट खंडपीठ ने क्या कहा है। एसओजी रिपोर्ट कैसे लीक हुई, ये काफी खंडपीठ ने भी टिप्पणी की थी शुरुआती दौर में, और विपक्ष ने यानी प्रतिवाद जो अपीलेंट थे राज्य सरकार और चयनित थानेदारों ने इसको लेकर के काफी मेंटेनेबिलिटी और काफी इसको टेक्निकल पर्सन बनाते हुए इसको लेकर के सवाल उठाए थे कि ये रिपोर्ट पूरी वैध तरीके से नहीं आई हुई, पूरी गोपनीयता से थी रिपोर्ट, ये लीक कैसे हुई, कैसे पहुंची, इसको लेकर के सवाल हुए। हाईकोर्ट ने कहा कि आरपीएससी सदस्यों की नियुक्ति बिना जांच पड़ताल किए और उनकी ईमानदारी जांच किए बगैर, इंटीग्रिटी के बारे में जांच किए बगैर मनमर्जी से नियुक्ति करती है। कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। अब बात आती है उम्र में छूट वालों को लेकर के, उसी को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। उम्र में छूट को लेकर के हाईकोर्ट ने क्या कहा है। उम्र में छूट को लेकर के हाईकोर्ट ने कहा है, पैरा नंबर 119 में, Respondent shall now allow the candidate to give benefit of the age relaxation as already directed by the learned single judge in the impeached judgment, all pending this। साफ कहा है कि अलाउ करो कैंडिडेट को बेनिफिट जो एज रिलैक्सेशन का, और जो सिंगल बेंच जज ने ऑलरेडी इसको डायरेक्शन दिया था एकल पीठ ने ओवर एज वाले मामले में। तो ये बात जब कह दी गई, एज का रिलैक्सेशन दे दिया, हाईकोर्ट के अंदर सरकार, गवर्नमेंट अपील लेकर के गई। हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने एज रिलैक्सेशन दिया, उसके खिलाफ खंडपीठ में गवर्नमेंट ने अपील दायर की थी, स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल जो आपकी अपील दायर की थी, ये अपील हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी। जब राज्य सरकार की खंडपीठ में दायर की गई एकल पीठ के खिलाफ अपील खारिज हो गई, तो बाद में उम्र में छूट तो मिल गई। और एकल पीठ में जो कैंडिडेट गए थे वो 2025 के एग्जाम में छूट के लिए लेके गए थे, तो ये केस जीत गए 2025 में। तो
नियमों में संशोधन भी करना पड़ेगा, वो कैसे मैं बताऊंगा। और सभी को मिलना चाहिए फायदा, ओनली पिटिशनर को, क्योंकि वो तो सबके लिए गया ना। एक केवल पिटिशनर का तो कहा ही नहीं सिंगल बेंच ने, ना डबल बेंच ने पिटिशनर का कहा, सभी का कहा। तो सभी को डबल बेंच ने जब कहा है और सिंगल बेंच ने सभी को कहा है, तो बाद में आरपीएससी ने किस तरीके से 2025 की एग्जाम करवाई। क्या आरपीएससी एक तानाशाह आयोग या हठधर्मिता आयोग बन गया, पता नहीं। इस प्रकार से कार्यशैली देखने पर तो कई सवाल खड़े होते हैं। हाईकोर्ट खंडपीठ ने एसआई भर्ती रद्द क्यों की, क्या कारण बताए। सबसे बड़ी बात, हाईकोर्ट ने कहा कि जो इसमें पाया गया सिस्टमेटिक फेलियर है, सिस्टमेटिक फेलियर रिकॉर्ड पर पाया है, और आरपीएससी के मेंबर हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। आरपीएससी के मेंबर इसके अंदर शामिल है। ये देखिए रिकॉर्ड पर है सिस्टमेटिक फेलियर, ये सिस्टमेटिक फेलियर है, वो रिकॉर्ड पर है, सिस्टमेटिक फेलियर हुआ है, आरपीएससी के मेंबर शामिल है, और सेवरल गैंग, अलग अलग गैंग के तरीके से पेपर आउट हुआ है। ये बात हाईकोर्ट कह रहा है। तो हाईकोर्ट का रद्द करने का कारण है कि कई गैंग, अलग अलग गैंग के पास ये पेपर पहुंचा है, अलग अलग माध्यम से, ब्लूटूथ, डमी कैंडिडेट, अलग अलग, और सिस्टमेटिक फेलियर प्रूव हो गया। सिस्टमेटिक फेलियर प्रूव हो गया कि फेलियर हो गया सिस्टमेटिक, और इसलिए भर्ती रद्द करनी पड़ेगी। तो भर्ती रद्द करने का जो मुख्य कारण है वो यही है। एसओजी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी 19 जनवरी 2026 की, वो रिपोर्ट, ये एसओजी ने 19 जनवरी 2026 को रिपोर्ट जमा दी थी, ये एसओजी के। इस रिपोर्ट के अंदर साफ साफ कहा है, वो आपको मैं दिखाता हूं कि कहां कहा है। ये रहा कि द रिटन एग्जामिनेशन द सफर फ्रॉम ए सिस्टमेटिक फेलियर ऑफ प्योरिटी ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम प्रोसेस हैज बीन ब्रीच्ड थ्रूली, कि एग्जाम की भर्ती की परीक्षा की पवित्रता, शुचिता तो सारी भंग हो ही गई, इंटीग्रिटी, उसी के साथ सिस्टमेटिक फेलियर भी हो गया। ये बात एसओजी की जो 19 जनवरी 2026 को जो रिपोर्ट पेश हुई, और उस रिपोर्ट के अंदर कितने गिरफ्तार हुए, कितने क्या कर लिए, किस प्रकार से आरपीएससी के मेंबर, ये तमाम बातें लिखी गई, और उसी आधार पर यह बात सामने आई कि सिस्टमेटिक फेलियर हो गया। जो एसओजी ने 19 जनवरी को जो रिपोर्ट दी थी हाईकोर्ट में, वो सिस्टमेटिक फेलियर और एग्जाम की शुचिता भंग हो गई और भर्ती रद्द होनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट जाओ चाहे कहीं जाओ, एसओजी की, अब एसओजी की 3 रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट छंटनी नहीं कर सकते, तीसरी रिपोर्ट सिस्टमेटिक फेलियर, एग्जाम की शुचिता भंग, पहली में भी एग्जाम की शुचिता भंग और छंटनी नहीं कर सकते, सिस्टमेटिक फेलियर। बीच वाली रिपोर्ट जो आई थी उसमें छंटनी को कहा, उसको लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको भी मैं दिखाऊंगा। आरपीएससी में सुधार करने की सो मोटो पीआईएल खारिज कर दी। ये खारिज करी कि ये प्योरली सर्विस मैटर है, ये सर्विस मैटर होने की वजह से पीआईएल नहीं बनती है। लेकिन मैं सभी से अपील करूंगा कि आरपीएससी में सुधार करना है, आगे भविष्य में ना हो, और सदस्यों की और चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर सरकार अपनी मनमर्जी से नहीं करे। हालांकि खंडपीठ ने सरकार से और विधायिका से रिक्वेस्ट करी है कि आप अपने सिस्टम में सुधार करके और अच्छे लोगों को बैठाओ, लेकिन आप पीआईएल को, इस आदेश को, पीआईएल वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो। सर्विस नहीं, ये क्रिमिनल भी बनता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा, लाखों छात्रों के साथ अपराध घटित हो जाता है इस नियुक्तियों की वजह से, भर्तियां रद्द होती हैं, बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिए ये सर्विस नहीं, ये क्रिमिनल भी बनता है, और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए ताकि एक सुधार आरपीएससी में हो सके। कांग्रेस जिस प्रकार से मेंबर्स की नियुक्ति करती थी, बीजेपी भी वैसे ही कर रही। अभी नियुक्त किए, कौन सा क्या किया, सब वैसे ही हो रहा है। कौन सा मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म है जो कांग्रेस का था, सेम मैकेनिज्म, कोई नए रूल
सिस्टम कुछ भी नहीं बना हुआ। इसलिए पीआईएल में आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और आरपीएससी में सुधार चाहते हैं तो ताकि भविष्य में नियुक्तियां साफ सुथरी हो। पीआईएल मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पीआईएल जो है ये एक्सेप्ट होगी और सुधार होने के लिए कोई कमेटियां, नया कुछ सुधार होने के लिए रूल और रेगुलेशंस बनेंगे अपॉइंटमेंट को लेकर के। क्या आरपीएससी सदस्यों के खिलाफ की गई टिप्पणियां हटा दी गई? बहुत मीडिया में चला कि टिप्पणियां हटा दी। अब जो टिप्पणियां हटाने को लेकर के जो बात आई, ये जो 1364 और आपकी दूसरी एक और 1209 और भी है, ये तो आपकी जो रिट पिटीशन है ये संगीता आर्य की है। अपील जो रिट पिटीशन जो हाईकोर्ट डबल बेंच में गए, और ये आपकी मंजू शर्मा की है, ये आरपीएससी सदस्यों की है। इन दोनों अपील को डिसमिस कर दिया। डिसमिस कर दिया तो रिमार्क्स कहां से एक्सपेंज कर दिए, ये सबसे बड़ी बात। यदि रिमार्क्स एक्सपेंज होते रिमार्क्स एक्सपेंज होते तो लिखते कि हमने रिमार्क्स एक्सपेंज कर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ डिसमिस करी है उनकी अपील को। अब उनकी अपील में क्या था? वैसे सुनवाई सभी ने सुनी कि हमारे पक्ष को सुना नहीं गया, जो हाईकोर्ट एकल पीठ ने जो रिमार्क्स किए हैं वो गलत किए हैं और हमारा कोई उसमें दोष नहीं है। तो अपील डिसमिस हो गई, मतलब मंजू शर्मा, संगीता आर्य, चेयरमैन और भी सारी याचिकाएं, उनकी किसी भी अपील को, उनकी रिट पिटीशन को, याचिका को स्वीकार नहीं किया गया, उनकी प्रेयर को स्वीकार नहीं किया गया। जब प्रेयर ही स्वीकार नहीं हुई, जब याचिका स्वीकार नहीं हुई, तो कहां पर रिमार्क्स हटा दी? और कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ रिमार्क्स हमें हटाते हैं, एक्सपेंज करते हैं। ये आपको जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 72 दिखाता हूं, 73। इसके अंदर ये युवराज सामंत हैं, ये आपके जो स्केटिंग जो रिमार्क्स किए गए चेयरमैन पर और पैरा नंबर 140 जो सिंगल बेंच का और उन तमामों पर, उन्होंने कहा कि विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द चेयरमैन, चेयरमैन को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई हियरिंग की, उसके बगैर। और यहाँ आरपीएससी खंडपीठ ने कहा कि चेयरमैन की भूमिका संदिग्ध है, ये तो हटाने गए रिमार्क्स, और हाईकोर्ट खंडपीठ चेयरमैन की भूमिका को संदिग्ध बता दिया, और मीडिया चला रही है कि रिमार्क्स हटा दिए। अब पता नहीं कैसे कह रहे हैं, हमारी समझ में तो ऑर्डर में कहीं पर भी नहीं आया। आरपीएससी के मेंबर्स के और भी मेंबर्स की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी हमको दी नहीं गई, सुने बगैर ये रिमार्क्स कर दिए। और यही अपील जो लेकर के गए, प्रेयर लेकर के इन्होंने अपने आर्गुमेंट किए, ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट ही नहीं हुए, स्वीकार ही नहीं हुए, अपील खारिज कर दी, कोई रिमार्क्स नहीं हटाया गया। अब आया कि आरपीएससी, हाईकोर्ट ने आरपीएससी के सदस्य चेयरमैन है, उनकी सामूहिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी, दोनों जिम्मेदारी बताई है। कहां बताइए वो भी मैं आपको दिखाता हूं। द मेंबर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर सच कंडक्ट, जॉइंटली सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरीके से लाइबल हैं, जिम्मेदार हैं इस प्रकार के कंडक्ट के लिए। ये जो एसआई भर्ती 2021 में जो ये फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर लीक हुआ, इसके लिए जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, वो सभी सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। ये सिंगल बेंच ने तो कहा ही नहीं, डबल बेंच ने बड़ी बात कह दी। और स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर शुड टेक स्टेप्स, और इन मेंबर्स को हटाने के लिए और अपनी ड्यूटी से हटाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाएं, गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट। अब कैसे हटते हैं देखते हैं। आरपीएससी ने, हाईकोर्ट ने आरपीएससी के अन्य स्टाफ की जांच करने को कहा है। बड़ी बात कही है, क्या एसओजी कर पाएगी? हाईकोर्ट ने कहा कि द स्टाफ ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, द स्टाफ ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्वायर्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द एसओजी मस्ट एग्जामिन as to how the leakage occurred in the RPSC। एसओजी जांच करे, जरूर जांच करे कि पेपर आरपीएससी से लीक कैसे हुआ, बिकॉज क्योंकि ए सिंगल पर्सन कैन नॉट अलोन बी इन्वॉल्व्ड इन द सेम, एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, देयर मस्ट बी अदर पर्सन ऑल्सो इन आरपीएससी हु मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड। आरपीएससी के अंदर अन्य पर्सन भी इन्वॉल्व है। क्या आरपीएससी में चपरासी
4th ग्रेड से लेकर के सेक्रेटरी तमाम सभी पदों पर बैठे हुए लोगों की एसओजी जांच कर पाएगी हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के तहत, क्योंकि सबको पता है एक आदमी नहीं कर पाता। वो डाइनिंग टेबल वाली जो ईडी वाली चार्जशीट वाली ऐसे थोड़ी आई थी इंटरव्यू के अंदर, सबका मिली भगत का होता है, कोई किसमें कोई किसमें। इसलिए हाईकोर्ट ने अन्य एक आदमी नहीं, अन्य आदमी भी इन्वॉल्व होते हैं। और आरपीएससी एग्जाम जो स्टाफ ऑफ आरपीएससी मेंबर्स आल्सो रिक्वायर्स टू इन्वेस्टिगेट इट, उनके इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, आवश्यकता है। क्या एसओजी करेगी, देखते हैं। अब हाईकोर्ट ने आगे और भी कहा, ये आपको मैंने दिखा दिया कि स्टाफ ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन आल्सो भी इन्वेस्टिगेशन, और ये तमाम बातें कही। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि तमिलनाडु तेलंगाना के अंदर, उत्तराखंड के अंदर भी पब्लिक सर्विस के अंदर पेपर लीक हुआ, वो भी अंदर के सिस्टम से ही लीक हुआ। अन्य राज्यों का भी उदाहरण दिया हाईकोर्ट ने। आरपीएससी में चीफ एग्जाम कंट्रोलर मिस्टर आशीष गुप्ता जी 2021 से जमे हुए हैं, 2021 से जमे हुए हैं। ये पहले आरपीएससी में आते हैं, आरपीएससी में जॉइंट सेक्रेटरी आते हैं, और उसके बाद ये चीफ कंट्रोलर बन जाते हैं। ये 2021 के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं आरपीएससी के अंदर, और उसके बाद ये एग्जाम के चीफ कंट्रोलर 2023 में बन जाते हैं, और अभी यही बने हुए। इनकी क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? बाबूलाल कटारा, ये अखबार की कटिंग है, बाबूलाल कटारा आरपीएससी चेयरमैन और सदस्यों को लेकर के बाबूलाल कटारा कहता है, आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार किए जाने वाले प्रश्न पत्र की क्या? तो मेरी जानकारी के अनुसार जिम्मेदारी आरपीएससी में नियुक्त मुख्य परीक्षा नियंत्रक की होती है, जो सीधे चेयरमैन की गोपनीय साखे द्वारा तैयार कराने वाले की जिम्मेदारी थी। चेयरमैन द्वारा स्वयं दायित्व का निर्वहन न कर अलग अलग सदस्यों, तो क्या जब चीफ एग्जाम कंट्रोलर गोपनीय शाखा का और चेयरमैन को रिपोर्ट करता है, तो इस घटनाक्रम में क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? और ये इसी पद पर बने हुए हैं, कब करेगी एसओजी जांच? और हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है अदर स्टाफ की, क्योंकि एक आदमी इन्वॉल्व नहीं, अन्य भी है। और ये ईडी की चार्जशीट और ये अखबार की कटिंग रही, तो इनकी जांच हो पाएगी? देखते हैं। सरकार अपनी मनमर्जी के अनुसार सदस्यों की ईमानदारी की जांच किए बगैर नियुक्त करती है, ये हाईकोर्ट ने कहा। ये कहा, वी नोटिस दैट द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आर बीइंग सिलेक्टेड एट द whims and the fancies of the government in power without examining their integrity. उनकी ईमानदारी, उनके बारे में जांच पड़ताल किए बगैर, और गवर्नमेंट के पास पावर है और वो उनके मेंबर नियुक्त कर देती है, इस वजह से ये एग्जाम कैंसिल करनी पड़ रही है। अब इसके लिए सुमोटो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? ये कौन से वो करेंगे? ईमानदारी की जांच नहीं करती, जो बैठाए उनको देख लो। पीछे केसरी सिंह जी के बारे में जब कांग्रेस सरकार ने अपॉइंट किया था, उनके सोशल मीडिया पे लिखे गए लेखों को जातीय संबंधों में कितना वायरल हुआ था। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाईकोर्ट में पिटीशन गई, कुछ हुआ? कुछ नहीं। तो इसलिए अपॉइंटमेंट को लेकर के पीआईएल जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में, और जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध बता दी गई, ये तो सिंगल बेंच ने कहा ही नहीं, और ये तो रिमार्क्स हटाने गए, और यहां तो अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध आ गई। कहां पर आ गई बताता हूं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ आरपीएससी नॉट पेटेंटली अपीरेंट, मतलब कि प्राइमरी फेसा पहली नजर में देखें तो वो नहीं है, बट लेटेंटली गहराई से जाएंगे, इन इट कैन बी सीन दैट राइटली असिस्ट बाय द लर्नेड सिंगल जज। जो सिंगल बेंच जज ने जब गहराई से जाते हैं तो ये सही कहा गया कि उन्होंने सही बातें कही हैं, असिस्ट की हैं, क्योंकि ये चेयरमैन है वो साइलेंट था, पैसिव साइलेंट था, और क्योंकि ये चीज चेयरमैन को मालूम थी, इनफैक्ट द चेयरमैन रोल ये डूबियस, इसका मतलब होता है संदिग्ध। संदिग्ध चेयरमैन की भूमिका, चेयरमैन का रोल संदिग्ध पाया जाता है, क्योंकि वो अलाउ करते हैं मेंबर्स को, आरपीएससी को, जो अन्य भर्ती के पेपर में लीक में पाया गया और उसको इस भर्ती के इंटरव्यू के अंदर शामिल करते हैं, तो चेयरमैन की भूमिका संदिग्ध में आ जाती है।
ये तो हटाने गए रिमार्क्स। अब क्या उस समय के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और जांच होगी? हाईकोर्ट तो बहुत बड़ी बात कही 111 नंबर पैराग्राफ में। अब आती है कि कोर्ट ने एसओजी की दूसरी रिपोर्ट छंटनी कर सकने वाली रिपोर्ट को थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बता दी। अब होता क्या है, 25 जून 2025 को पहली रिपोर्ट 13 अगस्त को होती है जो कैंसिल की कहती है। दूसरी रिपोर्ट जो सेग्रीगेशन को कहती है, पहली रिपोर्ट में तो होता है इम्पॉसिबल है, लेकिन दूसरी रिपोर्ट जो 25 जून 2025 को जो रिपोर्ट जमा दी जाती है वो सजेस्टिंग ए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ द सेग्रीगेशन। थ्योरेटिकल सैद्धांतिक संभावना है कि हम ऐसी छंटनी कर लेंगे। तब हाईकोर्ट ने कहा कि नो सच सेग्रीगेशन हैज कंप्लीटेड इवन आफ्टर मोर देन 2 years ऑफ द एग्जामिनेशन। 2 साल हो गए एग्जाम के बीतने बाद, अभी तक छंटनी नहीं कर पाए। इसलिए वो जो सेकंड रिपोर्ट थी वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी थी और पहले वाली के अंदर तो सेग्रीगेशन करें। दूसरी रिपोर्ट को थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बताते हुए रीजन की 2 साल हो गए एग्जाम को, अभी तक आप छंटनी नहीं कर पाए, इसलिए इस रिपोर्ट को स्वीकार करने से या वो मान लीजिए। ये आपकी 25 जून वाली है और इसके अंदर कहा कि हम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपी और ये तमाम बातें कही और हम प्राथमिकता से बढ़ा रहे हैं, हम दोषियों और संभावित दोषियों निर्दोषियों को पृथक करने की कार्यवाही लगभग पूर्ण हो जाएगी, ये कहा पूर्ण करने की। लेकिन 2 साल बीत गए, हुई नहीं, और ये 25 जून 2025 की रिपोर्ट इसको थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हाईकोर्ट ने बता दी। कोर्ट ने कहा कि अनगिनत के पास पहुंचा पेपर, छंटनी नहीं हो सकती। सर्कुलेटेड टू काउंटलेस कैंडिडेट थ्रू मल्टीपल, जो आपके अलग अलग बेनिफिशियरी के जो बताए हैं, लेकिन काउंटलेस कैंडिडेट के पास सर्कुलेट हुआ है। लीक्ड पेपर वर सर्कुलेटेड टू काउंटलेस कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट के पास पहुंचा है, इसलिए सेग्रीगेशन है वो मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा। कोर्ट इज अनएबल टू एक्सेप्ट, कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए अनएबल है टू कंटेंशन द सेग्रीगेशन बिटवीन टेंटेड और अनटेंटेड, दोषी और निर्दोषियों के बीच में हम छंटनी कर लेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसका रीजन आगे बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर पेपर लीक को लेकर क्या कहा है, अब ये मैं दिखाता हूं, जो वंशिका यादव, अब जो वंशिका यादव वाले पर हाईकोर्ट कहता है, क्या कहता है वंशिका यादव वाले पर, वंशिका यादव का ये फैसला उठाया, वंस शेयर्ड थ्रू सोशल मीडिया इट इज दिस डिफिकल्ट टू ट्रेस द जर्नी ऑफ पोस्ट ऑफ मैसेज और डॉक्यूमेंट। यदि सोशल मीडिया पर एक बार शेयर हो जाता है तो उसको ट्रेस करना डिफिकल्ट होगा कि वो कहां तक पहुंच गया, कुछ पता नहीं। इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि इस वंशिका यादव ऑब्जर्वेशन से it is evident that once the paper were uploaded on the social media it became nearly impossible to trace those who then accessed the same। उनको एक्सेस करना इम्पॉसिबल, ट्रेस करना इम्पॉसिबल होगा यदि पेपर एक बार सोशल मीडिया पर चला गया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कहीं पर भी यदि पेपर अपलोड हो गया तो उसको ट्रेस नहीं कर सकते और कितनों के पास गया नहीं कर सकते, और जो पॉसिबिलिटी है जो रिपोर्ट छंटनी करने के लिए वो नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर है वो शेयर्ड हो गया सोशल मीडिया पर और कैन नॉट भी, आप उसका कितना बड़ा स्तर पर फैला है कुछ भी पता नहीं लगा सकते। सोशल मीडिया पर वाइड स्प्रेड, सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो गया तो कहां पर आप निकालोगे। तो ये बात हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया को लेकर के बड़ा अच्छा ग्राउंड बताया है, और जो भविष्य की कई भर्तियों पर यदि कोई पेपर लीक होता है तो ये बात सही है कि व्हाट्सएप पर 1 सेकंड में 1 मिनट में कितनों के पास, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर पेपर पहुंच जाता है। आरपीएससी ने कहा कि एसओजी को वीडियोग्राफी नहीं दी आरपीएससी ने, हाईकोर्ट ने कहा ये रहा, द वीडियोग्राफी रिकॉर्ड्स वर नॉट प्रोवाइडेड टू द एसओजी ऑफिशियल्स डिस्पाइट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आरपीएससी ने वीडियोग्राफी नहीं दी 2021 वाली, क्यों दे, सारा फर्जीवाड़ा सामने था और वीडियोग्राफी करवा रहे हैं। तथ्य छुपाने पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, तथ्य छुपाने पर हाईकोर्ट ने कहा कि विदाउट लिबर्टी अगला याचिका को विड्रॉ कर लिया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि मेरिट के बेसिस पर जजमेंट नहीं हुआ था
और पब्लिक इंटरेस्ट और भर्ती बहुत बड़े स्तर पर लीक हुई, इसलिए यदि कोई डॉक्यूमेंट रिलेवेंस हो, उससे संबंधित हो, तो उस ग्राउंड पर यदि मेरिट के बेसिस पर यदि डिसमिस नहीं हुई है और भर्ती रद्द को लेकर के और तमाम रिपोर्ट आई हैं, ये तमाम बातें उन्होंने कहा कि आप एग्जाम उसके अंदर तथ्य छुपाने वाली बात को उन्होंने कहा कि जब जो डॉक्यूमेंट जब भर्ती के अंदर पेपर लीक को लेकर के और बहुत बड़े पब्लिक इंटरेस्ट और जस्टिस का मामला हो, जिसमें छंटनी अनछंटनी ये चीजें हो, तो मेरिट के बेसिस पर नहीं हुआ, इसलिए उस चीज को हाईकोर्ट ने नहीं माना उनके डॉक्यूमेंट को। लेकिन हाईकोर्ट ने जो बात कही, जो रिपोर्ट कहां से मिली, जो मैं कह रहा था कि डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने कहा कि डिट्रैक्ट और डाइल्यूट द कोर इश्यू। कोर इश्यू जो था वो कोई डाइल्यूट नहीं होता, कमजोर नहीं होता है किसी भी तरीके से, क्योंकि सिस्टमेटिक कॉम्प्रोमाइज हुआ एग्जामिनेशन प्रोसेस को ड्यू टू वाइड स्प्रेड पेपर लीकेज और इम्पॉसिबिलिटी है छंटनी और अनछंटनी करने की, ये कारण बताते हुए तथ्य छुपाने वाली बात को खारिज कर दी सरकार और चयनित थानेदारों की। अब जो दूसरी बात थी कि ये 13 अगस्त की रिपोर्ट कहां से लेकर के आए याचिकाकर्ता, इसको लेकर कहा कि हाईकोर्ट ने यदि डॉक्यूमेंट उस केस से संबंधित उस जांच पड़ताल में सहयोग करने वाला रिलेवेंट पार्ट हो तो उसको कंसीडर किया जाएगा, ये नहीं माना जाएगा कि कहां से केस है वो अलग है। यदि वो सहयोग कर रहा है, वो ऑथेंटिक है और वो रिलेवेंट है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा। जो मैंने बहुत पहले यूट्यूब पर बताया था, जब हाईकोर्ट खंडपीठ में शुरुआत में जब ये इश्यू अराइज हुआ था, तो मैंने एक फैसले का जिक्र किया था, यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई का केस, और उस केस का हवाला दिया गया है जो रिपोर्ट को लेकर कैसे मिली, इसको लेकर के इसी केस का जो मैंने उस समय वीडियो में, कई लोग ट्विटर पर कहा था कि आप वाले सीबीआई वाले उस फैसले का क्या हुआ, ये रहा। और उसी पैराग्राफ को, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो पेपर है वो लीगली मैनर में नहीं लाए गए, तो कोर्ट ने कहा कि जो पेपर लाया है वो यदि रिलेवेंट है तो कंसिडर किया जाएगा, वो मैटर नहीं करता कैसे क्या लाया गया। अब जो बात आती है कि कैबिनेट की रिपोर्ट और तमाम रिपोर्ट को लेकर के कि हाईकोर्ट बाउंड है, तो हाईकोर्ट ने कहा कि हम कोई भी रिपोर्ट हो, एक्सपर्ट की रिपोर्ट, हम बाइंडिंग नहीं है हमारे पास, वो हम हमारे कंक्लूजन को रीजन, लॉ बेसिस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। हमारे पास कोई भी रिपोर्ट बाइंड नहीं करती, हमारे वो एक असिस्टेंट के रूप में, असिस्टेंस के रूप में काम कर सकती है, लेकिन बाइंड नहीं करती। हम हमारे लीगल रीजन और सिद्धांतों के आधार पर, लॉ रीजन के साथ फैसला देते हैं। तो वो कैबिनेट की रिपोर्ट और सब का इनका ये बताया कि ये बाइंड नहीं करती, फाइनल नहीं है, हम हमारा फैसला देंगे। अब बात आती है कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2025 रद्द क्यों नहीं करी, क्या हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना? इससे पहले जवाब मिलेगा कि एकल पीठ के डायरेक्शन क्या थी, ये मैंने समझना जरूरी है, तब आगे पूरी कहानी समझ में आएगी। एकल पीठ का जो डायरेक्शन था, पहला डायरेक्शन ये था कि द गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर, कि इसमें पहले में ये था कि गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर ए डिटेल रिपोर्ट विद सपोर्टिंग मटेरियल और विद दिस शॉर्टकमिंग नोटेड इन, कि गवर्नमेंट एक रिपोर्ट बनाए कि पेपर को किस प्रकार से पूरी डिटेल के साथ वो रिपोर्ट आरपीएससी को दे, ये यहाँ पर वो रिपोर्ट बना करके आरपीएससी को जमा दे और एग्जाम को कैंसिल करने की, पूरे प्रोसेस, अपॉइंटमेंट सबको कैंसिल करने की, और आरपीएससी बाद में उसको एग्जाम को 2021 वाली को या तो दोबारा कर ले, या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कोई दूसरा, जो 17 जुलाई 2025 का जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है उसके अंदर एप्लीकेशन रिसीव्ड कर ले और उसमें शामिल कर ले, और उसके अंदर शामिल करने का, और ये बातें कही हाईकोर्ट ने। एकल पीठ ने कहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेकर के रिपोर्ट बना करके आरपीएससी को दे, और आरपीएससी उस भर्ती को रद्द करे, और या तो उस भर्ती 2021 के अलग से एग्जाम करवा ले, या बाद में 2025 वाली जो विज्ञापन जारी हुआ है जुलाई 2025 में, इसमें सीट ऐड कर दे और छूट एज का रिलैक्सेशन दे दो। इसमें साफ कहा है कि उनको टाइम भी दो, रीजनेबल टाइम प्रिपरेशन एंड अपियरिंग इन द एग्जाम, एक रीजनेबल टाइम भी देने की बात कही गई है। और इन डायरेक्शन को
हाईकोर्ट खंडपीठ ने वैलिड ठहराया, ध्यान रखना। और आरपीएससी फेयरनेस करवाए एग्जाम को, और आरपीएससी कैंसिल करे एग्जाम को और अपॉइंटमेंट को, सबको कैंसिल करे, और जो टर्मिनेशन करे उनके सभी अपॉइंटमेंट को। ये बात हाईकोर्ट ने कही है। अब सवाल ये आता है, क्या हाईकोर्ट खंडपीठ ने शनिवार को फैसला इसीलिए दिया था कि 2025 की एग्जाम हो रही है, उसमें सभी को एज में बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि सरकार की एज वाली बेनिफिट वाली जो अपील थी उसको खारिज करी और सभी को बेनिफिट मिल जाए और एग्जाम में शामिल हो जाए, लेकिन आरपीएससी ने करवा दी। सरकार 4 बजे फैसला है, मुझे पता है कुछ भी डिसीजन नहीं लिया अभी तक, और आरपीएससी को डिसीजन लेकर के देना था। आरपीएससी तो एग्जाम करवा रही है, आरपीएससी तो कह देगी हमारे पास सरकार से डिसीजन ही नहीं है, एकलपीठ का जो डिसीजन लेकर के सरकार को आरपीएससी को देना था वो दिया ही नहीं, हम क्या करें, 2025 वाले करवा दी। अब जो इसके अंदर बात आती है, जो मुख्य जो बात है, जो लोग नौकरी छोड़कर आए थे उनके लिए हाईकोर्ट ने क्या किया, एकलपीठ के सभी डायरेक्शन को अपील किया है, वैलिड ठहरा है। एकलपीठ ने कहा था कि जो लोग अपनी नौकरी से जो रिजाइन करके आए गवर्नमेंट सर्विस से और वो इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, तो वो अपने पुरानी पोस्ट पर जा सकते हैं। एकलपीठ ने ये बात कही थी और ये बात वैलिड है। अब जो एसआई भर्ती 2021 में रद्द होने से जो लोग रिजाइन करके आए थे, वो इस एकलपीठ के आदेश के अनुसार और खंडपीठ के आदेश के अनुसार अपने पुरानी पोस्ट पर जा सकते हैं जहां से रिजाइन करके आए, और ये आदेश की कॉपी देंगे तो उनको ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी। ये एकलपीठ ने आदेश दिया है। अब बात आती है कि परीक्षा रोकी क्यों नहीं? रोकी इसलिए नहीं, ये तो कहेगा कि हमारे पास सरकार से डिसीजन ही नहीं आया। एकलपीठ का डायरेक्शन था कि गवर्नमेंट डिसीजन लेकर के दे, हमारे पास डिसीजन ही नहीं आया, हम क्या करें। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है एक तरीके से, सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट से आया, रातों रात चले गए और सब कुछ हुआ, इस पर कुछ नहीं किया, क्योंकि सरकार अब एकलपीठ, अब ये एग्जाम है, अब ये एग्जाम वैलिड कैसे है? अब जो 2,21,000 जो कैंडिडेट थे उनकी एग्जाम कहां से करवाएंगे? अलग शिफ्ट बनाएंगे। यदि उनके अलग शिफ्ट बनाते हैं तो बाद में एक 15 दिन के लिए पोर्टल खोलना, रीजनेबल टाइम देना, ये भी लिखा हुआ, तो बाद में यदि उसमें नहीं देते हैं तो इसके अंदर टाइम तो देना पड़ेगा, तो बाद में एक शिफ्ट में बहुत बड़ा अंतराल नहीं हो जाएगा? नॉर्मलाइजेशन का वैसे भी कहर फैला हुआ है। तो इसलिए हाईकोर्ट ने ये भर्ती बड़ी चुनौती बनेगी आरपीएससी के लिए। जो परीक्षा तो करवा दी, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो बड़ी चुनौती का विषय बनेगा कि आपने ये परीक्षा करवाई कैसे। सरकार को डिसीजन लेना था तो सरकार ने डिसीजन क्यों नहीं लिया? रद्द के कारण पवित्रता भंग हो गई, बहुत बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है और पकड़ पाना मुश्किल है, सिस्टमेटिक फेलियर हो गया, आरपीएससी के सदस्य शामिल हैं और तमाम बातें कही गई। और जो सरकार ने कहा कि 3 स्टेज का, उन्होंने कहा कि जब पहली स्टेज पर ऐसा हो गया तो आगे की स्टेज पर, और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि हमको डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिंगल बेंच ने गया हुआ है, आगे की बातें कही। जो शनिवार को इसीलिए अवकाश के दिन फैसला सुनाया, हाईकोर्ट खंडपीठ जब बैठी, आप मेरे चैनल पर लाइव दिखाया था सुनना, हाईकोर्ट खंडपीठ ने यही कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा और मीडिया रिपोर्ट देखी कि लिमिटेड लोगों को ही प्रोटेक्ट किया गया, उनको बैठाया जा रहा है एग्जाम को, इसलिए मैं जजमेंट प्रिपरेशन में था, बाद में वो लिख करके लेके आए और जजमेंट सुना। उनका यही था कि जो 2,21,000 हैं उन सभी को न्याय मिले, वो लोग सभी परीक्षा में बैठे, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। लेकिन अब सरकार, यदि भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है एसएलपी लेकर, अब आपने पूरा वीडियो देखा है, बचेगी एसएलपी? मुझे तो नहीं लगता कि रद्द होगी, मुझे तो नहीं लगता कि बचेगी, रद्द होगी, क्योंकि चेयरमैन की भूमिका, बहुत अच्छा जजमेंट लिख दिया, बहुत सारी बातें लिख दी और हर बात को काटा गया है। तो अब ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं मालूम कि पहले रद्द की सिफारिश और अचानक से सरकार को सारी चीजें बदलनी पड़ी। अब ये परीक्षा वैध है या नहीं, ये अब सरकार और आरपीएससी जो एकलपीठ के डायरेक्शन पर, हाईकोर्ट खंडपीठ पर क्या फैसला लेता उसी पर। वैसे तानाशाह पर रहेंगे,
2 लाख का ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे लोग तो 2 लाख का एग्जाम करा देंगे। क्योंकि जो सरकार की एसएलपी जो थी, अपील जो थी खंडपीठ में एकल पीठ के ओवर एज वाले में, वो खारिज हो गई, वो 2025 की छूट मिलेगी। अब जो नियमों में संशोधन को लेकर जो मैं बात कह रहा था कि ओवर एज किस वर्ग में रखेंगे, सपोज करो कि ओवर एज वाले की जनरल की जो एज है वो 28 साल रखी गई है, ओबीसी वाले को छूट मिल करके मानो कि 3 साल या 5 साल जो भी मिली, 5 साल मिली 33 साल हो गई। अब यदि ये 5 साल बढ़ा करके इसको बाद में 33 साल करना पड़ता है, यदि 34 साल करना पड़ता है, तो बाद में ये जो ओबीसी वाला कैंडिडेट है ये जनरल की मेरिट में भी जा सकता है यदि मार्क्स ज्यादा। आज के समय तो ये अपनी कैटेगरी का बेनिफिट ले लिया तो मेरिट माइग्रेट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो नियम बने हुए ओवर एज के 2025 वाले, ये नियम में संशोधन कौन करेगा, फॉर्म में संशोधन, उनका परीक्षा करवाना, तो ये कई प्रकार की कानूनी पेचीदगियां सामने आएंगी। इन 2 लाख के साथ न्याय कब होगा पता नहीं। 2025 वाली एग्जाम हमारे नजरिए में तो सही नहीं है, क्योंकि 2025 में ओवर एज में बेनिफिट देने को कहा है, एकल पीठ का फैसला वैलिड ठहराया गया। अब कुछ लोगों को दे दिया, बाकी लोगों को नहीं दिया गया। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, 2021 वाली एग्जाम अलग से करवाती है, क्या होता है अब देखो आगे। ये तमाम जो चीजें थी मैंने बता दिया। इसी के साथ धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।